नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा अध्याय चल रहा था अध्याय 12 कक्षा 10 गणित का। तो उसमें हम 12.2 कर रहे थे और उसके 2 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपको स्वयं करके देखने हैं। कोई ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो उसकी शुरुआत करते हैं कि यदि एक वृत्त की 2 समान जीवा, तो हमारे पास क्या है, एक इस तरीके से एक वृत्त है। ठीक है, ये जैसे मान लो इस टाइप का एक वृत्त है। इस वृत्त की क्या है, 2 समान जीवा है। एक जीवा तो हमने मान ली AB और एक जीवा मान ली हमने CD। तो इसकी 2 समान जीवा मान लेते हैं हम। तो ये इसका केंद्र हो गया O। ठीक है, तो ये जीवा होगी हमारे पास AB और इधर एक हमारे पास जीवा होगी इसकी CD। यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो, तो ये एक दूसरे को मानना कि ई बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो वो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि जीवा के कर्मित भाग, जीवा ये जीवा है ना, इसके कर्मित भाग का मतलब हो गया A से E, इसका ये भाग और इसका कर्मित भाग ये CE और इसका EB और इसका ED, ये क्या है। तो सिद्ध ये करना है कि जीवा के ये जो कर्मित भाग है ना, ये कर्मित से क्या होते हैं, दूसरी जीवा के जो संगत भाग है उनके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो हम लेके चलते हैं कि सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है। तो हमें दिया हुआ है O के अंदर वाले वृत्त, O के अंदर वाले वृत्त की समान जीवा AB व CD है। ये दोनों क्या समान है, जो परस्पर काम प्रतिच्छेद करती है E पर करती है, जो परस्पर E पर प्रतिच्छेद करती है। ये समान जीवा है जो परस्पर किस पे प्रतिच्छेद कर रही है, E पे प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि ये जो AB है वो CD के क्या है, बराबर है। इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 1, मतलब ये जीवा बराबर है। अब हम क्या करते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना को हम लिखते हैं टू प्रूव। तो हमें ये सिद्ध करना है कि इसका कर्मित भाग AE और ये CE संगत भाग ये हो गया, और इसका हो गया EB और इसका हो गया ED। हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो कर्मित भाग है वो आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम सिद्ध कैसे करेंगे, प्रूफ, उत्पत्ति कैसे सिद्ध करते हैं इसके अंदर। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा है और ये परमे टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो एक बार आप ध्यान देना, देखो O से इस जीवा पे लंब डाला और इससे इस जीवा के ऊपर लंब डाला। ठीक है, ये लंब हो गया OM और ये लंब हो गया ON और O को E से मिलाया। ये इतना काम इसके अंदर लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे कि OM लंबवत है AB के तथा ON लंबवत है किसके, CD के। OM इसके लंबवत है और ON क्या इसके लंबवत है। और आपको पता है कि केंद्र से जीवा के ऊपर जब हम लंब डालते हैं तो ये क्या करता है, इस जीवा का समद्विभाजन करता है। बताया हुआ पर मैं कराई हुई है आपको। तो हम ये लिखेंगे कि OM यदि AB के लंबवत है, पहले चलो ये लिख लेते हैं, OM यदि AB के लंबवत है तो हम लिखेंगे कि ये जो AM है और ये जो MB है, ये दोनों लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। और पर में हमें पढ़ी हुई है, क्या पर में थी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये जो डाला गया लंब है, ये लंब जो है ये जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो 1 नंबर बात ये होगी हमारी। और ये दोनों बराबर किसके हैं, ये दोनों बराबर हैं किसके, ये दोनों बराबर, ये बराबर हैं AB बटा 2 के, मतलब आधी के बराबर है। तो इसको हम इसी चीज़ को हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों AB बटा 2 के क्या है, बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार हम ये लिख सकते हैं कि ON
लंबवत है सी डी के, तो हम ये लिख सकते हैं कि सी एन एन डी दोनों बराबर है, और दोनों बराबर किसके है? सी डी बटा 2 के ये क्या चीज़ है? बराबर है। तो देखो इससे क्या बात हुई, इससे हमारे पास ये हुई, और ये हमें जीवा भी दोनों क्या दे रखी थी? समान लंबाई की दे रखी थी। तो ए बी और सी डी ये बराबर है, तो ये वाला हिस्सा इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 2, और ये है समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1, 2, 3 से क्या पता चला कि ए एम एम बी सी एन और एन डी ये क्या है? बराबर है, क्योंकि डाला गया लंब था। तो ये और ये वाली क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि जीवा की लंबाई क्या है? एक्चुअली बराबर है। तो ये बात हमारी समझ आएगी, तो हम ये लिख सकते हैं कि समीकरण 2 व 3 से हम ये सीधा ही लिख सकते हैं कि ए एम ये लंबाई, एम बी और यहाँ सी एन और यहाँ एन डी ये सब क्या है? बराबर है। इसे दे देना समीकरण नंबर 4। अब ओ को अभी तक हमने इसको नहीं मिलाया था, अब इसको मिला देते हैं। तो ओ को ई से मिलाया, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज ले लो, तो त्रिभुज ओ एम ई व त्रिभुज ओ एन ई, त्रिभुज ओ एम ई और ओ एन ई, इन दोनों त्रिभुजों में देखो कि ये कोण है, कोण ओ एम ई और कोण ओ एन ई, ये दोनों किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ये डाला गया क्या था? लंब था। ये वाली लंबाई और ये लंबाई दोनों क्या है? बराबर है, ओ एम ओ एन के बराबर है। इसका कारण क्या है? इसका कारण तो ये हो जाएगा कि ओ एम लंबवत है ए बी के और ओ एन लंबवत है सी डी के। ओ एम ओ एन के बराबर क्या है? तो इसके लिए हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि यदि जीवा की लंबाई समान होती है, जैसे मान लो ये एक वृत्त है और उसकी जीवा की यदि लंबाई समान है, तो उसके केंद्र से ये जो डाले गए लंब की दूरी होती है ना, ये क्या होती है? बराबर होती है। मतलब एक वृत्त में समान लंबाई की जीवाएं समदुरुस्त होती है, मतलब बराबर दूरी पर स्थित होती है। तो हम ये इसके कारण ये लिखेंगे कि समान जीवा केंद्र से समदूरस्थ होती है। मतलब समान जीवाएं जो होती है वो केंद्र से क्या होती है? समदूरस्थ होती है। ठीक है, क्लियर। अब ये वाली भुजा देखो दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है क्या? तो हम लिखेंगे ओ ई बराबर है ओ ई, यहाँ लिखेंगे हम उभयनिष्ठ, यहाँ हम क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ। तो आप देखो 90 डिग्री के सामने वाली ये भुजा कर्ण होगी, ये एक कोण 90 डिग्री का हो गया, और ये एक भुजा इस भुजा के बराबर है। तो इसका मतलब इसमें RHS नियम लग जाएगा। तो इसमें नियम लग जाएगा समकोण कर्ण भुजा और नियम। अब समकोण कर्ण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ओ एम ई त्रिभुज ओ एन ई ये दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी शेष भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। तो देखो ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली तो बेनिष्ठ है, तो ये तीसरी भुजा इस तीसरी भुजा के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे अतः CPCT नियम से, इस नियम से हम ये लिख सकते हैं कि ये ME जो है ME जो है वो बराबर होगा NE के। इसे दे देना आप समीकरण नंबर 5। ये दोनों बराबर होगी। अब ये हमारे क्वेश्चन कोई काम का नहीं है, इसमें मिटा देता हूँ क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। देखो हमें ये सिद्ध करना था AE और CE क्या बराबर है। तो आप देखो आपने भी ये बात सिद्ध नहीं की क्या कि AM ये चारों आपस में बराबर है। तो मैं ये लिख सकता हूँ ना AM बराबर CN, AM बराबर में CN समीकरण 4 से, और समीकरण 5 से ME और NE ये बात मैंने लिखी समीकरण 5 से। इन दोनों को आप जोड़ो तो देखो क्या आता है? जोड़ने पर तो देखो AM में जुड़ जाएगा ME, CN में जुड़ जाएगा NE। तो देखो AM में जुड़ जाएगा ME तो ये हो जाएगी AE, CN में जुड़ जाएगा NE तो ये हो जाएगा CE। ये लो जी, यही बात हमें सिद्ध करनी थी। और ये जो दूसरा पार्ट है इसको हम लिखेंगे इसी प्रकार,
और इसमें लिखेंगे इसी प्रकार, जो ई बी है वो किसके बराबर हो जाएगी, ई डी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी है। पर में यदि आपको ना समझ आई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा एक बार बैक करके और इसको दोबारा देख लेना। आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। यदि आपको प्रमेय समझ आ रही है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, स्टूडेंट को बताएं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो बच्चे 10वीं पास हो जाएंगे उसके पश्चात में यदि कोई साइंस लेता है तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको 11वीं की मैथमेटिक्स, 12वीं की मैथमेटिक्स और बीएससी की मैथमेटिक्स भी मिलेगी। तो आप इस चैनल से आप जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसके पश्चात एक क्वेश्चन नंबर 11 है, उसकी बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सिद्ध कीजिए कि दो समांतर जीवाएं, हमें क्या दिया हुआ है, दो समांतर जीवा दी हुई है। और जीवा किस में होती है, वृत्त में होती है। तो हम एक ऐसा वृत्त बना देते हैं, उसकी एक जीवा तो है हमारे पास ए बी और इसकी दूसरी समांतर जीवा हमारे पास है वो है सी डी। ठीक है, ये दो समांतर जीवा है। अब वो कहता है इन समांतर जीवा के मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु हो गया, ये इसका मध्य बिंदु हो गया, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। वो कहता है कि इसको मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है ये वृत्त के केंद्र में से होके जाता है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। क्या बात सिद्ध करनी है कि ये जो मध्य बिंदु M है और ये CN का मध्य बिंदु N है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है ये वृत्त के केंद्र में से होकर जाता है। ये बात हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले बात होती है दिया है, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है ओ के अंदर वाले वृत्त की समांतर जीवा ए बी तथा सी डी का मध्य बिंदु क्रमशः M और N है। M को, ठीक है, O को M व N से मिलाया। तो ये इनके मध्य बिंदु थे, O को क्या किया, इससे मध्य बिंदु से मिलाया। अब आप एक बात बताओ कि केंद्र से जब जीवा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो ये इसके क्या होती है, लंबवत होती है ना, तो ये इसके क्या होगी, लंबवत होगी। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि MN रेखाखंड, MN रेखा O केंद्र से होकर निकलती है। ये जो MN रेखा है ये क्या है, केंद्र O से होकर क्या होती है, गुजरती है, या O से होकर निकलती है। ये हमें सिद्ध करना है। अब ये इसमें से होकर निकलती है तो ये चीज़ सिद्ध नहीं की जा सकती कभी। इसके लिए हम क्या सिद्ध करेंगे, इसके लिए हम ये सिद्ध करेंगे कि ये जब रेखा गई है तो यहाँ पर मैंने एक AM के समांतर एक ये रेखा खींची, ठीक है, ये वाली रेखा PQ, ये क्या है, समांतर है इसके, ठीक है, और ये इस तरीके से खींची कि ये आगे जाकर इधर है, इसको नाम ले लेते हैं E और ये F, ये समांतर है इसके खींची। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि जब ये गई और बीच में से ये रेखा इस तरीके से गई है, हम ये सिद्ध करेंगे कि ये दोनों कोण क्या है, 90-90। और यदि यहाँ पर रेखी कोण युग्म बने तो ये रेखा सीधी जाती है, और सीधी जाएगी तो ये किस में से होके जाएगी, केंद्र में से होके ही जाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैं ये सिद्ध करूँगा कि ये कोण और ये कोण कितने कितने का है, 90-90 का है। तो इसके लिए मैं क्या सिद्ध करूँगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि सिद्ध करेंगे कि, इसके लिए ये सिद्ध करेंगे कि ये जो MON है ना, ये एक रेखिक कोण युग्म है। तो MON एक रेखिक कोण युग्म है। रेखिक कोण युग्म में भी ये सिद्ध करेंगे कि ये कोण 90 और ये कोण भी क्या है, 90। तो अर्थात इसी में लिखते हैं, अर्थात ये को बात सिद्ध करेंगे कि EOM और EON, हम ये सिद्ध करेंगे कि EOM और EON दोनों किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो ये बात अब हमें सिद्ध करनी है। तो शुरू करते हैं इसके उत्पत्ति, तो प्रूफ, उत्पत्ति।
ठीक है, तो किस तरीके से सिद्ध करेंगे? तो आप देखो कि O और ये मध्य बिंदु को मिलाए, तो हम ये लिखेंगे कि OM लंबवत है AB की, ठीक है, और ये जो ON है ये ON लंबवत है CD के, ये दोनों लंबवत ही है, ठीक है, ये लंबवत है, तो ये कोण 90 डिग्री का होगा। तो हम ये कहेंगे कि कोण AMO ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब हम कहेंगे कि O से होकर जाने वाली एक व्यास खींचा जो कि जीवा AB तथा CD के समांतर है। हमने एक ऐसा व्यास खींचा है जो जीवा AB और CD के क्या समांतर है, तो ये व्यास खींचा। इसको जब हम इस तरीके से खींचेंगे, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल इसके क्या है? समांतर ही है। और यदि ये इसके समांतर है तो इस E को क्या करो? M से मिला दो। इस तरीके से E को M से मिलाया तो आप देखो कि ये बिल्कुल इस तरीके से रेखा सीधी है ना, तो ये कोण होगा 90 डिग्री और इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा, है ना। और एक आपको प्रमेय भी कराई हुई है। क्या प्रमेय कराई हुई है? कि दो समांतर रेखाएं हैं और उनको कोई तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, तो ये देखो ये तिर्यक रेखा होगी और ये समांतर रेखा होगी। यदि ये समांतर रेखा होती है तो इसके दोनों ओर एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यदि दोनों समांतर हो तो एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम ये लिखेंगे कि कोण AMO और कोण EOM इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर है? 180 के बराबर है। मतलब ये वाला और ये वाला योग 180 के बराबर है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण है। इसमें से क्या करो? इसका कारण लिखोगे। क्यों? तो हम लिखेंगे कि दो समांतर जीवा को एक तिर्यक रेखा काटती है या गुजरती है, ऐसे लिखते हैं। दो समांतर जीवाओं से एक तिर्यक रेखा गुजरती है तो तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। ये लो, मैंने आपको पूरा लिख दिया है ताकि आप दोबारा इसको भूलो ना। यहाँ AMO का मान कितना? 90, यहाँ 90 रख दो, तो 90 प्लस कोण EOM बराबर में 180। यहाँ समीकरण 1 से हमने मान रखा 90, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो EOM का मान हो गया 180 प्लस 90 उधर जाएगा तो -90 EOM, और 180 में से 90 घटाओगे तो कितना बचेगा? 90। इसका मतलब हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये कोण कितना है? 90। अब जैसा काम हमने इधर किया वैसा ही हम इधर करेंगे, तो ये कोण भी क्या आएगा? 90 आएगा। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार कोण NOE ये कोण भी किसके बराबर में है? 90 डिग्री के बराबर है। दोनों कोण 90-90 के हो गए। तो आप बताओ, ये कोण 90, ये कोण 90, यदि दोनों कोण 90-90 हुए तो ये जो बिंदु O है ये रेखीय कोण युग्म नहीं हो गया क्या? तो हम ये जोड़ेंगे कि बिंदु O पर कोण EOM और कोण EON इन दोनों का योग हो गया 180। तो हम लिखेंगे अतः जो O बिंदु है, O बिंदु रेखिक है। तो हम लिखेंगे अतः, यही बात हमने सिद्ध करनी थी। ये 90-90 हो गए ना, दोनों का योग 180 हो गया। इसका मतलब ये रेखिक कोण युग्म हो गया और ये 90-90 हमने यहाँ सिद्ध कर ही दिया, दोनों कोण 90-90 हो गया। तो हम कहेंगे अतः MN रेखा के अंदर O से होकर गुजरती है, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो रेखा है ये इसके केंद्र में से होकर गुजरती है। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम। इसके बाद में
नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, जो हमारी 12.3 की थ्योरम है और ये हमारी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छी तरीके से आप इसको याद रख लेना। और किताब में इस थ्योरम का मैं नंबर बता देता हूँ। तो अब आज हमारी 12.3 की प्रमेय स्टार्ट हो जाएगी और ये हमारी प्रमेय है, तो इसको आप नाम दोगे प्रमेय 12.8, ठीक है। तो देखो आप किताब में देखो, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। देखो अभी मैं आपको ये समझाता हूँ कि हमें क्या दिया है, क्या हमें सिद्ध करना है और कैसे हम इसकी उत्पत्ति करेंगे या कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसको गौर से देखना है, ठीक है ना, और ध्यान से इसको समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार यदि हमें ये समझ आएगी ना तो हम 12.3 के सारे सवाल इसकी सहायता से कर सकते हैं। प्रत्येक सवाल में इसी प्रमेय का हमें क्या करना, उपयोग करना है। तो देखो चाप किस में होता है, वृत्त में होता है, तो हम एक वृत्त बनाते हैं इस तरीके से। ये एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है O। तो देखो एक चाप के द्वारा, ये मैंने एक चाप लिया, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरीके से, ये चाप लिया मैंने AB, ठीक है, ये AB चाप है। एक चाप द्वारा, ये चाप है, इसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र, ये देखो इस तरीके से वृत्त के केंद्र पर बना ये कोण, ये वाला कोण, कौन सा कोण, AOB, ये कोण AOB, ये बना कोण है ना, ये चाप के द्वारा, मतलब इसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग कौन सा हो गया, ये वाला तो चाप हो गया, तो शेष भाग ये बच गया, इस भाग पर बने कोण। अब इस भाग के ऊपर इसके द्वारा कोण बना दो, ये लो इस तरीके से, ये बिंदु हो गया C। इस पर बने कोण का दुगना होता है, मतलब ये वाला जो कोण है ना वो इसका क्या होता है, दुगना होता है। किस कोण का, ACB कोण का। अब इसका मतलब है, देखो देखने में लग रहा है ये ज़्यादा ऐसे खुला कोण है, ये कम है, इसका मतलब ये दुगना है। इसका मतलब ये है कि यदि इसको 2 से गुणा कर दें, इस वाले को, तो इसको 2 से गुणा कर दें तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये प्रमेय हमें सिद्ध करनी है, ठीक है ना। तो दोबारा एक बार वो बता दूं कि चाप के द्वारा, ये वाला चाप है AB, इस चाप के द्वारा केंद्र पे बना कोण, ये कोण उसके शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। मतलब ये कोण दुगना होता है, मतलब ये कोण 40 डिग्री है तो ये इसका दुगना होगा 80, ये 45 है तो ये इसका दुगना कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। तो हम दिया में क्या लिखेंगे कि O केंद्र वाले वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB तथा शेष भाग पर बना कोण ACB है। मतलब इस चाप के द्वारा केंद्र पे बना कोण ये, इस शेष भाग पे बना कोण ये हमें अब बात सिद्ध करनी है। कैसे सिद्ध करेंगे, बहुत ही सिंपल सी प्रमेय, C को O से मिलाना है और इसको आगे M तक बढ़ाना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि C को O से मिलाकर आगे M तक बढ़ाया, मतलब इसको C को O से मिलाकर आगे कहाँ तक बढ़ा दिया, M तक बढ़ा दिया। अब आप एक बात बताओ, आपको एक प्रमेय कराई हुई है कि ये हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो समान भुजा होती है ना, उसके सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। अब आप देखो इस त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ये क्या त्रिज्या तो है यहाँ तक,
और ये यहाँ तक क्या है, ये भी त्रिज्या है। तो ये वाला जो त्रिभुज है AOC, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ना। और समद्विबाहु त्रिभुज में ये सामने का कोण और इस भुजा के सामने का ये और इस भुजा के सामने का ये कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार इधर ये वाला कोण और ये वाले कोण भी क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एक बार इतनी बात लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं, हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने के कोण, समान भुजा है उसके सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः त्रिभुज AOC व त्रिभुज BOC समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि कोण AOAC और कोण ACO, इसे दे देना समीकरण नंबर 1, दोनों बराबर है। इसी प्रकार OBC और कोण OCB, ये दोनों भी क्या है, बराबर है। इन्हें आप दे देना समीकरण नंबर 1 और इसे दे देना आप समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। इसके बाद में बात आती है देखो, अब आपको एक प्रमेय और ध्यान में रखनी है। कौन से प्रमेय, वो कि जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है और यदि इस त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये जो बाह्य कोण बनता है ना, ये बाह्य कोण उसके अंतराभिमुख कोण के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब यदि किसी त्रिभुज की किसी भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो ये जो बाह्य कोण बनता है, ये बाह्य कोण उसके ये जो अंतर्विमुख कोण है ना, उनके क्या होता है, योग के क्या होता है, ये बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो, इस त्रिभुज की इस भुजा को हमने आगे बढ़ाया ना, तो ये यहाँ पर क्या बना, बाह्य कोण बना ना। ये बाह्य कोण इन दोनों के कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो अब हम ये बात लिख सकते हैं कि कोण AOM बराबर होगा किसके, OAC और कोण ACO, इनके क्या होगा, योग के बराबर होगा। अब आप ध्यान रखना, हमें ये कोण नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये वाले दोनों कोण चाहिए नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, ये OAC कोण है ना, OAC, इस कोण के स्थान पर समीकरण 1 से ACO लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे AOM बराबर में ACO प्लस कोण ACO, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ACO जोड़कर क्या हो जाएगा, 2 कोण ACO, इसे दे देना समीकरण नंबर 3। अब ये वाली बात जो लिखी थी ये कैसे आई, तो ये हमें चूंकि करके यहाँ पे लिखनी है। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बहिष्कोण या बाह्य कोण, बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये बात यहाँ लिख देना, ठीक है ना, बराबर होता है। ठीक है, अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये तो इस त्रिभुज में हमने ये बना लिया। इसी प्रकार इस त्रिभुज में क्या होगा, तो देखो त्रिभुज OBC में, तो देखो हम ये लिख सकते हैं ना कि BOM ये बराबर होगा OBC और कोण OCB। अब मैंने बताया था कि ये OBC कोण नहीं लेना है, तो इसके स्थान पर समीकरण 2 में देखो OBC OCB के बराबर ही है, तो यहाँ OCB लिख देंगे और इसका कारण लिखेंगे समीकरण 2 से बराबर है। ठीक है, तो BOM OCB जोड़कर कितना हो जाएगा,
ये दोनों समान है तो जुड़कर हो जाएगा 2 कोण ओ सी बी। इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 4। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 3 और ये होगी हमारी समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लो तो समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर तो आपको पता है कि LHS से LHS जुड़ेगा तो AOM से जुड़ेगा BOM और इधर 2 कोण ACO से जुड़ेगा 2 कोण OCB। अब आप देखो ये कोण है AOM, अगला कोण है BOM, ये कोण मतलब ये कोण और ये कोण इन दोनों का योग आ रहा है बीच में, तो उस पूरे को हम लिख सकते हैं AOB। तो इसको हम लिखेंगे पूरा AOB। इनमें देखो 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन, तो इसमें आएगा ACO और इसमें आएगा OCB या OCB या BCO, तो AOB 2। अब देखो ACO कौन सा है, ACO ये वाला कोण और BCO कौन सा है, ये वाला। इन दोनों का जो टोटल योग है हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ACB। और यही बात हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी कि किसी भी चाप के द्वारा जो केंद्र पे बना गया कोण है, देखो यही बात सिद्ध करनी थी ना, तो किसी चाप के द्वारा केंद्र पे जो बना कोण है वो उसकी वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सी थ्योरम थी, आप इसको एक बार दोबारा बैक करके इसको देखना, कन्फर्म समझ आएगी। और हमारी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आ सकती है और यदि ये पर में आती है तो ये हमारे 6 नंबर में ज़रूर आएगी। ठीक है, और यदि आपको पर में समझ आ रही है तो आप अपने सब दोस्तों को इस चैनल से जोड़ें। धन्यवाद।